अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 6 तक मुकम्मल करा चुके हैं। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर आज 7 पढ़ाने वाला हूं, यानी आज चैप्टर नंबर 7 को मुकम्मल करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वो है तौबा टेक्सिंग। क्या है चैप्टर नंबर 7? चैप्टर नंबर 7 है तौबा टेक्सिंग। आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं, इसीलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों तक और लाइक करें और कमेंट करें। जो बात आपको समझ में ना आए फौरन मालूम कर सकते हैं, आपको और सहल और आसान अंदाज में आप तमाम बच्चों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 7 मुकम्मल करेंगे। चैप्टर नंबर 7 आपका तौबा टेक्सिंग है। ठीक है, आइए देखिए, जैसा कि मैंने कहा आप तमाम बच्चों को आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो है तौबा टेक्सिंग। तौबा टेक्सिंग आपको इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान में जो ज्यादातर सवाल किए जाएंगे, जो चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ होते हैं, वो मुसन्निफ और राइटर से अक्सर व बेशतर आपके बोर्ड के इम्तिहान में आप तमाम बच्चों से सवाल किए जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 7 तौबा टेक्सिंग है और इसके जो राइटर और मुसन्निफ है, इसके मुसन्निफ है सआदत हसन मिंटू। कौन है? सआदत हसन मिंटू। और चैप्टर नंबर 7 जो है आपका ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है। ठीक है, समझ गए इतना? चैप्टर नंबर 7 तौबा टेक्सिंग, इसके राइटर और मुसन्निफ सआदत हसन मिंटू और ये एक अफसाना है। ठीक है, अब हम सआदत हसन मिंटू के बारे में कुछ डिटेल लेकर आए, उसको समझ लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर बताया गया है, बयान किया गया है, उन तमाम चैप्टर के अंदर जो चीज बयान की गई है, उन तमाम चीज को आप तमाम बच्चों को हम आसान अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सआदत हसन मिंटू, इनकी जो पैदाइश हुई है 11 मई 1912 को। कब हुई इनकी पैदाइश? 11 मई 1912 को। और कहां हुई है? तो मौजूदा लुधियाना यानी पंजाब के संबराला गांव में हुई है। कहां हुई है? पंजाब के संबराला गांव में हुई है। अगर आपसे सवाल करें कि सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब हुई, तो 11 मई 1912 लिखना है बस। और सआदत हसन मिंटू की पैदाइश कब और कहां हुई? तो इनकी पैदाइश 11 मई 1912 को मौजूदा लुधियाना पंजाब के संबराला गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इनके वालिद का नाम क्या है। इनके वालिद का नाम है ख्वाजा हसन गुलाम। क्या है इनके वालिद का नाम? ख्वाजा हसन गुलाम इनके वालिद का नाम है। अब इनके वालिदा का नाम क्या है? इनके वालिदा का नाम है सरदार बेगम। क्या है इनके वालिदा का नाम? इनके वालिदा का नाम है सरदार बेगम। अब देखिए सआदत हसन मिंटू की तालीम कहां तक हुई और तालीम इन्होंने कहां से हासिल की थी। तो देखिए इनकी जो तालीम है, इन्होंने तालीम अमृतसर से हासिल की। कहां से तालीम हासिल की इन्होंने? तालीम जो है अमृतसर से हासिल की। और कहां तक तालीम? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटर तक इन्होंने पढ़ाई की है। कहां तक? इंटर तक इन्होंने तालीम हासिल की है। अमृतसर से इंटर तक तालीम हासिल करने के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया। कहां दाखिला लिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत सही नहीं रही। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिर वो घर वापस आ गए। तो इनकी तालीम जो है सिर्फ और सिर्फ इंटर तक ही इनकी तालीम है। ठीक है, आगे देखिए 1933 से अदबी जिंदगी का आगाज किया। कब से? 1933 से इन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज किया और उसी दौरान वो अखबार में कालिम नवेशी के फराइज अंजाम दिए। उसी दौरान वो अखबार में कालिम नवेशी के फराइज भी अंजाम दिए। ठीक है, अब देखिए इनका सबसे पहला अफसाना क्या है। सबसे पहला अफसाना, इनका जो पहला अफसाना है वो है तमाशा। क्या है? तमाशा, जो
1934 में रिसाला खलक से शाये हुआ। इनका पहला अफसाना क्या है? इनका पहला अफसाना है तमाशा, जो 1934 में रिसाला खलक से ये शाये हुआ। ठीक है, रिसाला खलक से ये शाये हुआ। ठीक है, अब देखिए फिल्मी दुनिया में इनका ताल्लुक कायम हुआ, यानी ये फिल्मी दुनिया में इनका ताल्लुक कायम हुआ और ये बहुत सारे कहानी और मकाले भी लिखे हैं। क्या है? फिल्मी दुनिया में इनका ताल्लुक कायम हुआ और ये बहुत सारे मकाले और कहानियां भी उसमें लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए उनकी क्या क्या अफसाना निगारी है, उनकी क्या क्या कहानियां हैं फिल्मी दुनिया में, उसको भी आपकी किताब के अंदर बसाता तौर पर जिक्र किया गया है, बताया गया है। ठीक है, देखिए कौन है? अपनी नगरिया, दूसरा है चल चल रे नौजवान, तीसरा है शिकारी और चौथा है रोशन, पांचवा है खंड और 8 दिन। क्या है? ठंड और 8 दिन, ये आपका छठा है। तो कौन कौन से इसके फिल्मी है, फिल्मी कहानियां हैं? अपनी नगरिया है, चल चल रे जवान, शिकारी, रोशन, घमंड और 7 दिन, ये सब इनकी फिल्मी कहानी है। ठीक है, अब आगे आइए। इनका पहला अफसानवी मजमुआ, इनका पहला अफसानवी मजमुआ क्या है? आतिश पारे, जो 1936 में शाये हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ क्या है इनका? आतिश पारे, जो 1936 में शाये हुआ है। अब ये मशहूर अफसाने इनका कौन कौन से है? मशहूर अफसाने मजमुए जो है धुआं, चौगद, खाली बोतले और खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान। इनका पहला अफसानी मजमुआ क्या है? आतिश पारे है, जो 1936 में शाये हुआ। और मशहूर अफसानवी मजमुए जो है धुआं, चौगद, खाली बोतले, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, ये सब जो है इनका बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, आगे देखिए। और इनके एक मुख्तसर अफसाना भी है। इनके मुख्तसर अफसाने का जो नाम है वो स्याह हाशिए। इनके मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? इनके मुख्तसर अफसाने का नाम है स्याह हाशिए। ठीक है, समझ गया इतना? अब देखिए इनकी शादी। इनकी शादी, इनकी जो शादी हुई है 1939 में बेगम सफिया से हुई थी। इनकी शादी कब हुई? इनकी शादी जो हुई थी 1939 में। और किससे हुई थी इनकी शादी? वो बेगम सफिया से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, आगे आइए। अब इनका इंतकाल क्या है? इनका इंतकाल जो हुआ है 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ है। इनका इंतकाल कब हुआ है? इनका इंतकाल जो है 18 जनवरी 1955 को लाहौर में सआदत हसन मिंटू का इंतकाल हुआ है। ठीक है, आगे आइए। इनके जो और इनके बहुत सारे अफसाने ऐसे हैं, जब अंग्रेजी हुकूमत थे जिन्होंने इसके अफसाने पर बहुत फहश इल्जाम लगाया और इनके अफसाने पर मुकदमात चलाए। देखिए इनके अफसानवी मजमुए पर मुकदमात, बहुत सारे अफसानवी मजमुए इनके ऐसे हैं जिन पर अंग्रेजों ने मुकदमात चलाए। तो अफसानवी मजमुए कौन कौन है? पहला है बू, दूसरा है ठंडा गोश्त और तीसरा है खाली सलवार, पांचवा धुआं और छठा है खोल दो और सातवां ऊपर नीचे और दरमियान। ये सब जितनी अफसानवी है, अफसाने मजमूए हैं, इन पर हुकूमत ने मुकदमात चलाए हैं। कौन कौन है? बू, ठंडा गोश्त, खाली सलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान। ये जितने हैं सब पर हुकूमत ने, उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत ने इस पर मुकदमात चलाए और फहश इस पर इल्जाम भी लगाए थे। ठीक है, तो आपके सआदत हसन मिंटू के बारे में आपके बुक के अंदर इतनी ही डिटेल्स दिए हुए थे। अब आइए जो चैप्टर नंबर आपका है, चैप्टर नंबर जो आपका 7 टोबा टेक सिंह है। क्या है? टोबा टेक सिंह आपका चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले यहां पर इसमें टोबा टेक सिंह, इनका जो असल नाम क्या था? असल नाम बेसन सिंह। इसका असल जो नाम है क्या है?
इनका असल नाम बिशन सिंह है, और टोबा टेक सिंह बिशन सिंह के गांव का नाम था, और ये अपने गांव से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इसी वजह से लोग इसे टोबा टेक सिंह कहने लगे। इसका असल नाम क्या था? बिशन सिंह इसका असल नाम है। ठीक है, अब देखिए आपके चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है। बाकायदा मैं पूरे चैप्टर लेकर आया हूं ताकि आपको समझने में और सहूलत और आसान हो। ठीक है, देखिए क्या है। बंटवारे के 2-3 साल, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसी को इस अफसाना के अंदर बयान किया गया है। ठीक है, देखिए बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि अखलाकी कैदी की तरह पागल का भी तबादला होना चाहिए, यानी अखलाकी कैदी की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाना में है उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाना में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा के बाद दोनों हुक्मरान एक साथ बैठे और उन्होंने ये तय किया कि जो हिंदुस्तान के हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान में है उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदुस्तान के पागल खाने में मुसलमान पागल है उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। ठीक है, आप देखिए क्या बोल रहे हो। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंस हुए और बिला आखिर दिन पागल के तबादला के लिए मुकर्रर हो गया। यानी कह रहे कि मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, सही थी या सही नहीं थी, लेकिन दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर बहुत बड़े बड़े ऊंची कॉन्फ्रेंस होने लगे थे। ठीक है, अब एक दिन मुकर्रर हो गया कि पागल को तबादला किया जाए, दोनों मुल्क के पागल को, जो मुसलमान है उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदुस्तान में सिख जो हिंदुस्तान में मुसलमान है उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो पाकिस्तान के अंदर सिख और हिंदू पागल है उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए। ठीक है, देखिए आगे। अच्छी तरह छानबीन की गई, वो मुसलमान पागल जिनके लवाहकीन हिंदुस्तान ही में थे वो रहने दिए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां तक कि पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने का सवाल ही ना हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबको पुलिस के हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। यानी जितने भी हिंदू और सिख पागल थे पुलिस की हिफाजत में उसको सरहद पर पहुंचा दिए ताकि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान चले जाए। ठीक है, उधर मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्पी चीमे गोइयां होने लगी, यानी आपस में बहुत सारे बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमीन पर दार पड़ा था, उसे जब उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब पाकिस्तान क्या होता है, उसने बड़े गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक जगह है जिसे जहां अस्तूरा बनते हैं। यानी एक पागल 12 साल से वो कैद थे, उन्होंने एक मौलवी साहब से पूछा कि पाकिस्तान क्या होता है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक जगह है जहां अस्तूरे बनते हैं, उसी को पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। पर और जाहिल थे, अनपढ़ और वो जाहिल थे, उनकी गुफ्तगू से वो भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिनको कायदे आजम कहते हैं, यानी उसको इतना मालूम था कि एक शख्स मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। इसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यानी बहुत सारे ये जानते थे कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना जिसने मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। कहां है उसका महल्ले वकू क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते हैं। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह मायूफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। यानी बहुत सारे पागल ऐसे थे जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था, वो इस हादसे में थे कि हम अभी हिंदुस्तान में हैं या
पाकिस्तान है, उसको पता ही नहीं कि हम किस मुल्क के अंदर है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान, मायूब इस मसले में थे कि वो गिरफ्तार थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहां है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान ही में थे। यानी बहुत सारे पागल ऐसे जिसके जहन में आता था अगर हम हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहां है, अगर हम पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि हम बहुत से दिनों से यहीं रहते थे। ठीक है। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। यानी एक पागल बहुत ज्यादा पागल हो गया था जो एक पेड़ पर चढ़ गया, मुसलसल 2 घंटे तकरीर करता रहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया, डराया धमकाया गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। यानी उसको बहुत डराया धमकाया गया, सिपाहियों ने डराया धमकाया तो और ऊपर चढ़ गया और उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं और ना पाकिस्तान में रहूंगा, बल्कि हम इसी पेड़ पर रहेंगे। ठीक है। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतर गया और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था। वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए। आगे आइए। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था वो दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग था। बाग के एक खास रोशन पर सारा दिन खामोश टहनी पर रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई। उसने तमाम कपड़े उतार कर एक दफेदार के हवाले कर दिए और नंगा धड़ंगा सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। बता रहे कि एक पागल MSc किए हुआ जो मुसलमान था, उन्होंने एक दिन क्या किया, अपना पूरे कपड़ा अपने जिस्म से उतार कर हवलदार को दे दिया और सारा दिन इसी तरह वो नंगा टहलता रहा। ठीक है, आगे आइए। च्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुसलमान लेक का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, एक लख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगल में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर इलादा कर दिया गया। यानी एक मुसलमान पागल ऐसा था जिन्होंने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया कि हम मोहम्मद अली है, और एक और पागल जो था हिंदू, वो उन्होंने कहा कि हम तारा सिंह है। अब वो जंगल के अंदर ऐसा माहौल हो गया कि खून खराबा हो जाएगा, तो दोनों को खतरनाक पागल साबित कर दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। यानी एक लाहौर का एक नौजवान वकील था जो बहुत मोहब्बत में पागल हो गया था। यानी उसे पता चला कि हिंदुस्तान लाहौर में चला तो बहुत उन्हें तकलीफ हुई, तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। यानी उसके लिए वो वकील को ठुकरा दिया था, बहुत बेचैन हो गया था, लेकिन उसके जहन से वो लड़की बिल्कुल नहीं ओझल हुई थी, गायब नहीं हुई थी। ठीक है। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। उसकी महबूबा हिंदुस्तान बन गई और वो पाकिस्तानी। यानी वो पागल जो है वह हिंदू और मुस्लिम लीडरों को बहुत ज्यादा गाली देता था जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी बन गए और उसकी जो महबूबा थी वो पाकिस्तानी बन गई। ठीक है, आगे देखिए।
जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसका ख्याल था कि वो अमृतसर में ही रहे। यानी उसको बहुत समझाया गया कि तुम्हारे महबूबा के ताक तुमको भेज दिया जाएगा, लेकिन वो जिस जगह पर था उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ठीक है, यूक्रेन वार्ड में 2 एल्गो इंडियन पागल थे। कितने? 2 इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको ये बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे। पागल खाना में अब उनकी हैसियत किस किस्म की हो गई। यूक्रेन वार्ड रहे या उड़ा दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय बल्दी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, आगे देखिए। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। यानी एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। अल्फाज हर घर ये अल्फाज वो अपने जबान से बोलते थे। ऊपर दी, करकरी दी, एमएक्स दी, बेध्यान दी, उमंग दी, दाल दी, ऑफ दी, लालटेन। दिन को सोता था, इसका तर्जुमा दिन को सोता था और ना रात को पहरेदारों को ये कहता था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ वो टेक लगा लेता था। यानी एक पागल था जो 15 बरस से पागल खाने में वो था। वो दिन में कहीं भी नहीं, दिन में सोता था और ना वो रात में सोया करता था। ठीक है, और वो कहीं उसको नींद आती तो दीवार में टेक लगाकर वो आसानी के साथ खड़ा हो जाया करता था। ठीक है, हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उसकी जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पागल खाना के तबादला के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर डी, करकरी डी, अमस डी, बेध्यान दी, ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, यानी पाकिस्तान की तरफ वो जाना जाता था। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहां है। यानी दोस्तों पाकिस्तान गवर्नमेंट के बजाय अब टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट कहने लगा और दूसरे पागल से ये पूछने लगा कि टोबा टेक्सिंग कहां है। ठीक है, जहां वो रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। ठीक है, जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझे में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, फिर अब सुना है कि वो पाकिस्तान में हो गया है। यानी जब पूछते थे तो वो कहते थे कि पहले सुनता था सियालकोट जो है वो हिंदुस्तान में हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में हो गया है। ठीक है, क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और ये भी पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ठीक है, तो इसे बता रहे क्या पता कि वो लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा, उसको पता नहीं था। और ये भी पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सरे से गायब ही हो जाए।
क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उनके जहन में यह ख्याल आता था कि वो कहते थे शायद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान एकदम से ही गायब ना हो जाए। ठीक है, इस सिख पागल के केस छोरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। क्योंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। ठीक है, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, यानी जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेसरर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक अपना इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई गुनी जमीनें थी। यानी टोबा टेक सिंह जो गांव था पूरे उसके टोबा टेक सिंह में उसकी बहुत सारे जमीनें थी। अच्छा खाता पिता जमीन पर जमींदार था। अचानक दिमाग उलट गया। इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाहौर के पागल खाने में दाखिल कराए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये मुसलसल जारी रहा और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। यानी टोबा टेक सिंह बिशन सिंह जिसका नाम टोबा टेक सिंह है, वो टोबा टेक सिंह गांव था, वहां बहुत ही अच्छे परिवार में थे, जमींदार थे, खाते थे पीते थे। लेकिन उसका दिमाग एकदम एक बार उलट गया तो उसके रिश्तेदारों ने मोटे मोटे जंजीर में इसको बांध कर पागल खाने में लाकर रख दिए और उनसे मुलाकात करने के लिए महीना में 1-2 मरतबा आ जाते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गड़बड़ी शुरू हुई, दोनों मुल्क में नफरतबाजी शुरू हुई, तो उनके रिश्तेदार आना बंद कर दिए थे। ठीक है, उसका नाम बेशन सिंह था बताए, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको यह कतई मालूम नहीं था कि दिन को कौन सा है, महीना कौन सा है। ठीक है, कितने साल बीत चुके, लेकिन हर महीने जब उसके अजीजो अकारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उससे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन अच्छी तरह वो नहाता, बदन पर खूब साबुन घसता और सर में तेल लगाकर कंघी करता और अपने कपड़े जो भी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता और उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता। कभी कभार ऊपर डी कर दी उमस दी बेध्यान दी उमंग दी दाल ऑफ डी लालटेन कह देता था। यानी बेशन सिंह जो थे वो जब जेल खाना में थे तो वो उसे कोई उनसे मिलने आता था तो अच्छे तरीके से नहाता धोता साबुन लगाता और जो सबसे अच्छा कपड़ा होता उसको पहनकर जो मिलने वाले आते उसके पास बैठ जाते, कुछ पूछते तो वो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल खामोश रहते थे। ठीक है, उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती, 15 वर्षों में जवान हो गई थी। यानी बेशन सिंह की एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती, वो 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बेशन सिंह उसको पहचानता नहीं था। वो बच्ची थी, जब अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी ग्रेड दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आरजू भी बंद हो गई थी जो उनकी आमद की खबर दिया करती थी। यानी उसका कोई भी मिलने वाले रिश्तेदार आता तो उसको खुद ब खुद मालूम चल जाता, पता चल जाता कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो उनसे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल मिठाइयां और कपड़े लाते थे। अगर इनसे पूछा जाता टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यकीन से बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उसकी जमीनें थी। यानी टोबा टेक सिंह जो एक जगह का नाम था जहां उसकी जमीन थी वो टोबा टेक सिंह से आती है। उसका ख्याल था कि हम अभी पाकिस्तान ही में हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। फसले दीन को भुला सा गया था। यानी फसले दीन इसका दोस्त था, उसको बेशन सिंह जो है बिल्कुल भुला गया था।
बेसन सिंह बरबराता हुआ चला गया। ऊपर डी करकरी डी अवंश डी बेध्यान दी दाल दी ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी डरप्रेट फना। ठीक है, मुंह आगे देखिए, तबादले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और इधर से उधर आने वाले पागल की फेरिस्त बन गई थी। यानी आप तबादला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तबादला, हिंदुस्तान के पागल जो थे पाकिस्तान भेजे जा रहे थे और पाकिस्तान के अंदर जो सिख और हिंदू पागल थे वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। उसके लिए बाकायदा तौर पर लिस्ट बन गया था और तबादले का दिन भी मुकम्मल हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने में हिंदू सिख पागल से भरी लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे और उनके बोर्ड पर भी तरफैन के सरनेंद एक दूसरे से मिले और इब्तिदा में कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। यानी पागल का तबादला शुरू हो गया था। ठीक है, पागलों को लाहौर से निकाला और उनको दूसरे अफसर के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बास तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। चूंकि नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे और रो रहे थे, बिलक रहे थे। कान परी और आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी करी थे कि यानी जब पागल का तबादला हो रहा था तो आपस में कोई गाड़ी से उतरना नहीं चाहते थे, आपस में मारपीट करते थे, गाली गुलूस करते थे। अगर उसको कोई कपड़ा पहनाया जाता तो कपड़ा को फाड़ कर उसको फेंक देती थी। औरत थी, उसका भी शोरगुल बहुत ज्यादा था। ठीक है, यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। ठीक है, इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा कि सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। तो दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकर कर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने में भिजवा दिया कि फांसी के फंदे से बच जाए। यानी उस पागल खानों में बहुत सारे पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। यानी किसी को उन्होंने मर्डर कर दिया था तो उसके रिश्तेदार ने अफसरों को कुछ पैसा देकर उनको पागल घोषित कर पागल खाने में उसको बंद कर दिया था। ठीक है, यह कुछ समझते थे हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है। ठीक है, लेकिन सही वाकयात वो भी बेखबर थे, अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था। और दोपहर और सिपाही उनके पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बेसन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहा लगाया, यानी हंसा, और वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हम ने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। ठीक है, और बेसन सिंह ने उसे खुदा से कई मर्तबे बड़ी मिन्नतों समाजत से कहा कि वो हुक्म दे के झुंझलाहट खत्म हो जाए। यानी वो हुक्म दे के जो भी उसके अंदर झुंझलाहट है वो उससे खत्म हो जाए। मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए उसे बेशुमार हुक्म देने से एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़े। यानी उससे लड़ाई झगड़ा, एक दिन तंग आकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। ठीक है, ओबर डी करकरी डी और उमंग डी बेध्यान दी उमंग दी डाल दी ऑफ को दजवाजी खास एंड गिरवेत की फतह। जो बोले सुनहा सस्त श्रीकाल, उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा
होते तो जरूर मेरी सुनते। यानी उससे कहा कि तुम जो हो खुदा सिर्फ मुसलमान के खुदा हो, अगर सिख के खुदा होते तो मेरी बात को जरूर तुम सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया, पहले वो कभी नहीं आया था। यानी उसका एक दोस्त था टोबा टेक सिंह था, उससे मुलाकात के लिए आया, उससे पहले वो उसके पास कभी नहीं आया था। जिसने जब बसंत सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। तुमसे मिलने आया है और तुम्हारा दोस्त फजले दीन है। यानी उससे कहा कि तुमसे जो मिलने आया जो आदमी है वो तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम फजले दीन है। बेसंत सिंह ने फजले दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजले दीन ने आगे बढ़कर उससे कंधे पर हाथ देकर उससे वो मुलाकात की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर इतनी ही कहानी को बयान किया गया है। ठीक है, आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब मैं आप तमाम बच्चों से कहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसे बताएंगे तो आपको चैप्टर आसानी और सहूलत के साथ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।